जीत गया भी जीत गया। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और आज हम लोग मौजूद हैं चंडीगढ़ की सबसे हैपनिंग जगह सेक्टर 17 की मार्केट में। सेक्टर 17 पंजाब में आओ तो इस लहजे में बोला जाता है। तो बहुत अहम दिन है बुधवार का, जब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत मान शपथ लेंगे। शपथ ले रहे हैं वो शहीद आजम भगत सिंह के गांव खटखट कला में, जहां पर न्योता दिया है भगवंत मान ने पंजाब की जनता को, क्योंकि उनका कहना है कि सिर्फ वही मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले रहे, बल्कि पंजाब का हर नौजवान, हर महिला, हर पुरुष कल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। तो दिन बहुत अहम है, समय 12 बजे का रखा गया है। नजरें जहां एक तरफ भगवंत मान पर रहेंगी, वहीं नजरें उन विधायकों की तरफ भी रहेंगी जो दिग्गजों को पछाड़कर विधानसभा में कदम रखने वाले हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे उन्हीं तमाम लोगों से जिन्होंने दिग्गजों को दी है मात। है आम, लेकिन खास को मात देने वाले वो कौन है? आज हम जीत गया भी जीत गया में उन्हीं की बात करेंगे। मार्च वो तारीख जब भगवंत मान खटखट कला में शपथ लेने वाले हैं और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस गांव में तैयारियां हैं, जहां पर इस गांव के लोगों में जोश है, वहीं पूरे पंजाब के लोगों में भी जोश दिखाई दे रहा है। खटखट कला, जहां पर शहीद आजम भगत सिंह की याद में एक म्यूजियम बनाया गया है, उसके ठीक पीछे और आसपास की तमाम जमीन को एक्वायर किया गया है। करीब 40 एकड़ जमीन है जिसको एक्वायर किया गया है, जिसमें आधी जमीन पर कुर्सियां और पूरा पंडाल तैयार किया गया है। बाकी जमीन पर जो लोग आएंगे वहां पर पार्किंग की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है, क्योंकि खबर ये मिल पा रही है कि 50,000 के करीब कुर्सियां होंगी। 2 से 2.5 लाख के करीब लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। लोग न सिर्फ पंजाब से आएंगे, हरियाणा, हिमाचल से भी लोग आएंगे। कई खास मेहमानों को भी न्योता दिया गया है। 3 स्टेजेस बाकायदा बनाई गई हैं। सेंटर वाली जो स्टेज होगी उसमें भगवंत मान रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, अरविंद केजरीवाल रहेंगे। साइड की 2 स्टेज बनाई गई हैं जहां पर जीते हुए विधायकों को बिठाया जाएगा। इसके अलावा तमाम विधायकों के जो रिश्तेदार आएंगे या फिर दिल्ली से विधायक, मंत्री लोग, सभी लोग पहुंचेंगे। उनके लिए फ्रंट लाइन यानी आगे की कुर्सियों को रिजर्व रखा गया और फिर उसके बाद पीछे की कुर्सियां आम लोगों के लिए रखी जाएंगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है और दूर दूर खड़े व्यक्ति तक भी वो शपथ ग्रहण समारोह पहुंचे, इसके लिए बाकायदा LED स्क्रीन्स का भी प्रबंध किया गया। और सबसे खास बात यह है कि पूरा शपथ ग्रहण समारोह बसंती हो, इसकी भी खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि भगवंत मान ने पहले ही कह दिया था कि तमाम जो युवा हैं वो बसंती पगड़ी पहनकर आएं और जो महिलाएं हैं वो बसंती दुपट्टों में दिखें। यानी कुल मिलाकर बसंती गांव में शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह से बसंती रंग में नजर आने वाला है। चलिए अब चर्चा करते हैं उन आम चेहरों की जिन्होंने खास चेहरों को हराया है। आम आदमी पार्टी के ये आम चेहरे कौन से हैं? आजकल हर जगह, हर जबान पर चर्चा उन्हीं की हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बम्पर जीत के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सबसे खास वो लोग हैं जिन्होंने दिग्गजों को मात दी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, भदौड़ और चमकौर साहब से, और दोनों ही जगह से उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोनों ही जगहों से जिन लोगों ने उनको हराया है वो बेहद आम और साधारण परिवार से आते हैं। लाभ सिंह उग्गू के, जिन्होंने भदौड़ से चरणजीत सिंह चन्नी को हराया, और डॉक्टर चरणजीत सिंह, जिन्होंने चमकौर साहब से चरणजीत सिंह चन्नी को मात दी। आइए आपको मिलवाते हैं इन्हीं से। पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी की आंधी ऐसी चली कि सूबे की सियासत के बड़े बड़े दरख्त धराशायी हो गए। आम आदमी पार्टी की सुनामी में जहां कई दिग्गज ढेर हो गए, तो वहीं पंजाब की सियासत में कई ऐसे चेहरों की धमाकेदार एंट्री हुई जिनका अब तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। सियासत की हथेली के ये नवजात चुपचाप चुनाव में दाखिल हुए और देखते ही देखते सूबे की सियासत का नया खाका खींच दिया। पंजाब के आम आदमियों ने लंबे अरसे से सूबे पर राज करती आ रही पार्टियों और परिवारों के पैरों तले से सियासी जमीन खींच ली। इस लिस्ट में पहला नाम है
पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक चरणजीत सिंह चन्नी को हराने वाले लाभ सिंह उगोके का। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने वाले लाभ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 37,500 वोटों से शिकस्त दी है। भदौड़ सीट पर चरणजीत सिंह चन्नी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हर किसी को लग रहा था कि चन्नी के सामने भला लाभ सिंह कितना लाभ उठा पाएंगे। एक तो चन्नी सूबे के सीएम थे, वहीं दूसरी तरफ राजनीति का लंबा तजुर्बा था। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया और लाभ सिंह के सामने चन्नी की एक नहीं चली। मेरे हल्के के लोगों का ये प्यार है जिसकी वजह से मैं जीत कर आया हूँ और उम्मीद तो पूरे पंजाब को आम आदमी पार्टी से है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में आई है तो पंजाब के लोगों के लिए अच्छा काम होगा जो दूसरी पार्टियों ने अभी तक नहीं किया। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे वो करप्शन हो जो बड़ी है पंजाब में, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे एग्रीकल्चर की कोई पॉलिसीज नहीं है उनके लिए काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो जो बड़ी उम्मीद है आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोगों को, उस उम्मीद पर खरा हो। अगर देखा जाए तो चन्नी और लाभ सिंह के कद में हर लिहाज से जमीन आसमान का अंतर है। अगर देखें तो चरणजीत सिंह चन्नी के पास पत्नी की संपत्ति के अलावा 7,97,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति है। वहीं मुख्यमंत्री चन्नी को हराने वाले लाभ सिंह के पास सिर्फ 75,000 रुपए की नकदी है। चन्नी और उनकी पत्नी के पास फॉर्च्यूनर गाड़ियां हैं, तो वहीं लाभ सिंह के पास 2014 मॉडल की पुरानी बाइक और 2 कमरों का छोटा सा मकान है। पर चन्नी साहब को आपने धूल चटाई है, तो आप ये बताइए कि आपको कोई बड़ा पद मिलना चाहिए, आप मंत्री हो कि डिप्टी सीएम हो, क्या देख रहे हैं अपने आप कि मैं जो मेरे हल्के के लोगों के लिए हूँ, लाभ सिंह मैं वही हूँ। हाँ। तो मैं तो एक वॉलंटियर हूँ जी। मैं लाभ तो पूरे पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी लेकर आएगी जी। हाँ। मुझे तो पार्टी ने दे ही दिया जी हल्के के लिए। हाँ। तो पूरे हल्के के लिए काम करेंगे जी। और मैं तो वॉलंटियर हूँ 2013 से, तो मैं तो आज भी एक वॉलंटियर की तरह ही यहाँ आया हूँ। लाभ सिंह उगोके बेहद साधारण परिवार से आते हैं। 2 कमरों के घर में रहते हैं। उनकी पत्नी घर संभालती है, पिता ने मजदूरी करके परिवार को आगे बढ़ाया, तो वही माँ एक सरकारी स्कूल में सफाई कर्मचारी है। कई सालों से बलदेव कौर जिस स्कूल की सफाई किया करती थी, आज वहां उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। बेटी की कामयाबी ने पूरे परिवार के लिए एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾਗਾ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, हल्के ने साढ़े ने बहुत ज्यादा साथ दिता है। मुख्यमंत्री को हराने के बाद लाभ सिंह को लगता है कि जनता ने उन पर भरोसा किया है, उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब बारी जनता की सेवा करने की है। मुझे पता है कि सरकारी सुविधाएं क्या होती है। मैंने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, सरकारी बसों में सफ़र किया, सरकारी स्कूल में पढ़े, तो मुझे पता है कि हमारे लोगों को क्या दिक्कत है आम आदमी को, तो उस दिक्कत को दूर करने की ये लड़ाई है। भदौड़ से मुख्यमंत्री चन्नी को जहां लाभ सिंह जैसे आदमी ने क्लीन बोल्ड किया, तो वही चमकौर साहिब सीट से उन्हें एक और कॉमन मैन से मात मिली। चमकौर साहिब में इस बार मुकाबला चरणजीत बनाम चरणजीत का था, जिसमें चमकौर साहिब से 3 बार के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह को डॉक्टर चरणजीत सिंह ने हरा दिया। अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने बोला, उन्होंने जो परखा, मेरे से भी जब बात हुई तो उन्होंने मेरे से यही सवाल पूछा था, क्या आप मुख्यमंत्री को हरा देंगे? तो मैंने उनसे वादा किया था कि हरा के देंगे, आपकी झोली में सीट डालेंगे। मुख्यमंत्री चन्नी को उनके मजबूत गढ़ में पटखनी देने वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह पेशे से आंखों के डॉक्टर हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में आई सर्जन के तौर पर काम कर चुके हैं। 60 साल के डॉक्टर चरणजीत सिंह काफी समय से चमकौर में अपना क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर चरणजीत आंखों की मुफ्त जांच के लिए समय समय पर कैंप आयोजित करते रहते हैं, जिसकी वजह से वे गरीब तबके में काफी लोकप्रिय हैं। उसी लोकप्रियता का फायदा उनको मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव में भी मिला।
जहां मेरे प्राइवेट क्लिनिक है उसके साथ साथ मैं सोशल वर्क भी करता रहा हूं, जिसमें कि फ्री आई कैंप्स लगाना। और मैं अपने जो आई थिंक के अब ठीक है सियासत में आ गए हैं, लेकिन जो चैरिटेबल कैंप्स हैं आई विल कंटिन्यू विद दैट। आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे। चरणजीत सिंह का परिवार उनकी जीत से बेहद खुश है। जहां पत्नी को पति का सपना पूरा होने की खुशी है, तो वही बच्चे पिता की इस उपलब्धि पर गर्व कर रहे हैं। It's a big achievement. I'm so happy for him. अच्छा, जीत की ज्यादा खुशी है या सीएम को हरा के जीतने की ज्यादा खुशी है? I think इनका ड्रीम था वो आना इसमें पॉलिटिक्स में। मेरे को उस बात की ज्यादा खुशी है। हिज हार्ड वर्क पेड अ लॉट। ठीक है ना जी। तो सीएम नो हराना तो इट्स एन अदर फीलिंग है ना। तो बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। आपकी बेटी भी हमारे साथ है, तो फ्रेंड्स वगैरह के खूब फोन आते हैं? हाँ? जी बिल्कुल, सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के फोन आ रहे हैं, तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। वाकई अगर चुनावी सियासत के मैदान में उतरकर आप सीधे मुख्यमंत्री को मात दे दें तो फिर ऐसी खुशी तो बनती है। चमकौर साहब से नवजोत रंधावा के साथ राजेश कुमार, बरनाला, गुड न्यूज टुडे। और बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद गाज गिरनी शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। इसमें पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का नाम भी शामिल है। रविवार को पार्टी की कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें सोनिया गांधी ने संगठन में बदलाव के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद अब ये पहला और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें 5 राज्यों के चुनावों में हार के बाद कांग्रेस ने अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है और कहीं ना कहीं सबसे पहली गाज जो गिरी है वो अध्यक्षों पर ही गिरी है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी शामिल है, जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, दोनों पर ये गाज गिरी है, दोनों से इस्तीफा मांगा गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्षों से भी इस्तीफा मांगा गया है। एक और आम चेहरे से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इन्होंने नाभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। इनका नाम है देव मान। जी हाँ, देव मान के पास कनाडा की पीआर थी, लेकिन इन्होंने कहा कि तय ये किया कि पंजाब में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये उनका दूसरा चुनाव था, लेकिन चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। 2017 में किस्मत आजमाई, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसी हार से इन्होंने सबक सीखा और उसके बाद इन्होंने अपने इर्द गिर्द वो लक्ष्मण रेखा खींची जिसके दायरे में सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा ही थी। जनता से प्रॉमिस किया कि हार हो या जीत हो, लेकिन वो उनकी सेवा करते रहेंगे और आखिरकार इनको जीत नसीब हुई है। आपकी मुलाकात करवाते हैं देवमान से। झाड़ू वाला बटन दबा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला बटन दबा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला। बादलां नू, कैप्टन नू, चन्नी नू, ए सिद्धू नू, सारियां नू सबक सिखा दियो पंजाबीओ, झाड़ू वाला। देखिए, ये वो साइकिल है जिस साइकिल ने इस साइकिल की गद्दी से सत्ता की गद्दी तक पहुंचा दिया है देवमान साहब को। गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, आपने साइकिल ही चुन ली। एक्चुअली सच के लिए जो इरादा है ना वो दृढ़ होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता पैदल हो साइकिल पे हो, तो सच पास में होना चाहिए। सच, साइकिल, सत्ता। करोड़ों अरबों रुपया बांटने वाले, हाँ। नशा, पैसा, शराब, इतना तामझाम, गाड़ियां आती थी जब मंत्री आता था, पुलिस आगे पीछे, हूटर बजते थे। देखिए मान साहब, ऐसा है कि आप साइकिल से तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि घर आपका कैसा है? मैं आपका घर देखना चाहूंगी। आप घर ले चलिए जरा। घर में तो किराए पे रहता हूँ जी, मेरा अपना घर तो नहीं है। क्या कोई बात भी कर रहे हैं? नहीं, मेरे पास अपना घर तो नहीं है, मैं तो किराए पे रहता हूँ। चलिए आइए, मान साहब का घर भी हम आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं कि किराए पे रहते हैं, साइकिल से इन्होंने प्रचार किया, तो साइकिल वाले एमएलए साहब का किराए वाला घर भी हम आपको दिखाते हैं। साइकिल पर सवार होकर नौकरी पर जाते आम आदमी की छवि हम सबके मन में बसी है, लेकिन 2022 के पंजाब में साइकिल पर सवार एक आम आदमी आज विधानसभा के दरवाजे पर दस्तक देने जा पहुंचा। इसी साइकिल पर सवार होकर
गुरुमान ने पंजाब की नाभा विधानसभा सीट की चुनावी रेस में विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नाभा में हम लोग आए हैं और यहाँ से देव मान ने जीत हासिल की है। ये किसी एमएलए साहब का घर है और देख लीजिए एमएलए साहब के घर ऐसे होते हैं, बस ये प्लाई से टेम्परेरी सा इन्होंने जुगाड़ किया हुआ है। और ये घर है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इस घर को देखकर आप देख सकते हैं ये बिस्तर है जहां पर सोते हैं। बेहद सीमित साधनों और सादगी के साथ गुरुमान ने न केवल नाभा की चुनावी लड़ाई में हिस्सा लिया बल्कि उसे जीत कर भी दिखाया। 2 बार के विधायक को हराने की उपलब्धि पर आज उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। लेकिन बधाइयों के इस सैलाब के बीच देव जीत तक पहुंचने के संघर्ष को याद कर रहे हैं। जो लोग मुझे मजाक करते थे कि ये साइकिल पे आम लड़का, मेरे फादर साहब साइकिल रिपेयर की शॉप करते रहे 45 साल, बहुत गरीबी देखी, बहुत मुझे याद है 9वीं कक्षा तक मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया और ऐसे सो जाते थे। तो एक शाम मुझे याद है जो कभी नहीं भूलती, चाय का टाइम था तो चाय बनानी थी लेकिन ना तो पत्ती थी ना चीनी थी। मैं और मेरी बड़ी बहन, वो भी किसी धागा फैक्ट्री में काम करती है समाना में, 9,000 रुपये पे। तो हम दोनों खेतों में गए, तो जैसे ये चावल का उसका सीजन था, हम लोगों ने वो वहाँ से वो दाने उठाए, जैसे उसको बल्लियाँ बोलते हैं, वो उठाई, उसको वो उसके दाने निकाले। हम लोग दुकान में गए और 4 रुपये के हुए वो। हम लोग चीनी और पत्ती ले गए, फिर घर पे चाय बनाई। बड़ा मुझे कभी नहीं भूलता वो दिन। जिस पंजाब में देवमान ने तमाम अभावों के बीच अपना बचपन बिताया, आज वो उन्हीं अभावों और चुनौतियों से पार पाकर पंजाब की सत्ता संभालने वालों की कतार में शामिल हो गए हैं। इस जीत की खुशी आज उनकी आंखों से छलक रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है। भगत सिंह के सपनों का पंजाब बनाएंगे हम लोग। तमाम पंजाबियों की, पंजाब वालों की इमोशंस को आपको अब आगे बेसिकली ये खुशी के आंसू हैं और मैं बहुत विल पावर स्ट्रॉन्ग है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं अकेला लड़ा हूँ सरकार के खिलाफ। जब इन्होंने करप्शन किया 64 करोड़ रुपए का वजीफा घोटाला, मैं अकेला लड़ता रहा सरकार के खिलाफ। बहुत मेरे ऊपर पर्चे किए, मुझे डराया गया, धमकाया गया। 17 के इलेक्शन के बाद मेरे घर के बाहर ये ऊंची आवाज़ें लगा के बोल के जाते थे कि तुम्हें भगा के छोड़ेंगे यहाँ से। मैं बोला मैं भागने वालों में से नहीं। देवमान का परिवार कनाडा में रहता है। खुद उनके पास भी कनाडा की नागरिकता थी, लेकिन देश के लिए काम करने की ख्वाहिश उन्हें वापस हिंदुस्तान खींच लाई। वो पिछले कई सालों से नाभा के किराए के मकान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करते आ रहे हैं। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं किराए पे रहता हूँ। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। यहाँ इसका किराया आप देते हैं? कितने समय से रह रहे हैं? मुझे 7 साल हो गए। एक्चुअली मेरे पास ना तो गाड़ी है, मेरे पास एक साइकिल है, वो भी मुझे गिफ्ट दिया कुछ लोगों ने। मैं ऐसे घूमता था। देवमान ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तब उन्हें 42,000 वोट मिले थे, लेकिन वो कांग्रेस के साधु सिंह से चुनाव हार गए। उस हार के बाद उनके संघर्ष का असली दौर शुरू हुआ। जब मैं इलेक्शन हारा तो मुझे कोई किराए पे घर नहीं देता था। अच्छा। हाँ, मैं 15 दिन अपनी गाड़ी में सोता रहा, लेकिन मैंने प्रण किया। ये किस समय की बात है? 2017 की बात। 2017 में देखिए आम आदमी पार्टी की लहर थी और तब ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी शायद सरकार बना लेगी, लेकिन उस वक्त आप भी चुनाव लड़े और आप चुनाव हार गए और उसके बाद सिचुएशन ऐसी कि लोगों ने किराए पे घर देना बंद कर। हाँ, क्योंकि मौके की सरकार थी कांग्रेस की और लोग डरते बहुत थे कि अगर हम लोग घर देंगे तो हमारे ऊपर कोई पर्चा ना कर दे। तो मैंने फिर लक्ष्मण रेखा खींच लिया अपने विधानसभा की, इससे बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन इन तमाम चुनौतियों से घबराकर वो कनाडा वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने यहीं रहकर मुश्किलों का सामना करने का फैसला किया। आज देवमान जैसे
कॉमन मैन की ये जीत केवल नाभा ही नहीं बल्कि देश के हर उस आम नागरिक के लिए खुशी का सबब है जो चुनौतियों से टकराकर मंजिल तक पहुंचने का जज्बा रखता है। नाभा के विधानसभा के लोगों का मैं ऋणी हूँ, एक एक वोट का कर्जदार हूँ कि आज उन्होंने मुझे एमएलए बनाया। और एमएलए मैं नहीं बना, यह एमएलए वो माँ बनी है जिसकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला और किसी ने नहीं करवाया। एमएलए वो बना है जो बुजुर्ग घर में बैठा बीमारी से मौत का इंतजार कर रहा है। एमएलए वो बने हैं जो नौकरी चाहते हैं। तो सबका एमएलए है देवमान, सबके लिए काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो और जनता की उम्मीदें बरकरार हैं। देवमान साहब, और ये घर आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह का घर है, बस ऐसे ही रहते हैं। आम आदमी का घर है, आम आदमी पार्टी के एमएलए का ये घर है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं नवजोत रंधावा, नाभा से। न पैसा, न शोहरत, न जान पहचान, लेकिन जो चीज इनके पास थी वो थी मेहनत और जीतने का जज्बा, जनता की सेवा करने की ललक। और उसी ने आम आदमी पार्टी की महिला उम्मीदवारों के किस्मत में भी जीत लिखी। जी हाँ, आपको मिलवाते हैं ऐसी ही 2 उम्मीदवारों से जिन्होंने जीत हासिल की है। संगरूर वो इलाका जहां पर नरेंद्र कौर फराज ने दिग्गजों को हराकर जीत हासिल की। सबसे कम उम्र की उम्मीदवार थी जिन्होंने चुनाव भी लड़ा और यहां से जीत हासिल की। और मोगा से डॉक्टर अमनदीप कौर मालविका सूद को हराकर इस बार जीती हैं। अब एक बात और यहां पर जोड़ देना चाहती हूं, जहां इन दोनों महिला उम्मीदवारों की जीत को लेकर चर्चाएं हो रही, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर 92 सीट्स लेकर सत्ता पर काबिज होने जा रही है तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में वो महिला वोटर भी है जिसने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। चलिए आपको मिलवाते हैं इन दोनों नई नवेली एमएलए से। ये तस्वीर डॉक्टर अमनदीप को एक मजा हुआ नेता होने की ओर इशारा करती है। हकीकत उसके उलट है। अमनदीप एक डॉक्टर है, पिछले कई सालों से एक आम डॉक्टर की तरह लोगों का इलाज करती आ रही है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की इस आम डॉक्टर ने मोगा सीट से बड़ी जीत हासिल की है। और पता है इनका मुकाबला किससे था? कांग्रेस की मालविका सूद से, जो बॉलीवुड स्टार सोनू सूद की बहन है। सोनू सूद ने अपनी बहन का जमकर चुनाव प्रचार किया, गांव-गांव रोड शो किए, लेकिन जब नतीजा आया तो डॉक्टर अमनदीप भारी मतों से विजयी हुई। एक डॉक्टर होने के नाते मोगा दे विच मैं भी 2010 तो मोगा ची सेवा कर रही हूँ, मोगा दे लोगों की सेवा कर रही हूँ। सो कोविड दे विच भी बहुत सेवा की, बहुत जाना बचाइया। डेली कोविड के दौरान भी मतलब डेली मेरी जी OPD सी 100 अबव होंदी सी। सो लोकी उन्हों दे रिश्तेदार सारियां फैमिलीज़ नाल जुड़ियां हुई सीगियां। जिन्ने भी मेरे पेशेंट सीगे, एक पेशेंट दे नाल परिवारिक रिलेशन बन जाते हैं क्योंकि उन्हां दी गल सुननी सारा एक पेशेंट दी वो बन जाती है, एक यकीन बन जाता पेशेंट नूं अपने डॉक्टर ते। सो जिन्ने भी मेरे पेशेंट सीगे, जिस दिन टिकट मिली सीगी उसी दिन मेरे कोल आ गए सी। तकरीबन 17,000 दे करीब पेशेंट ही रजिस्टर्ड सीगे। मोगा सीट को जीतना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। पंजाब की मोगा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। पिछले 40 सालों से कांग्रेस ने मोगा में 6 बार जीत हासिल की। 2017 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को महज 1764 वोटों से हराया था। लेकिन 2022 में अमनदीप ने कांग्रेस की मालविका को 20,000 से ज्यादा मतों से मात दी। बिल्कुल एक सामान्य घर से, परिवार की सबसे छोटी बेटी, छोटे भाई और बहन भी डॉक्टर, पति भी डॉक्टर, मतलब राजनीति से दूर दूर का कोई नाता नहीं। फिर भी इन्होंने सियासत की राह चुनी। आमतौर पर ऐसा परिवार राजनीति के मैदान में उतरने की मंजूरी नहीं देता, लेकिन अमनदीप के घर में ऐसा नहीं हुआ। फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया जो भी फैसला लता होवे। चाहे वो मैं उन्होंने कहा सीगा कि मैं डॉक्टर बनना, उदों भी मेरे पेरेंट्स ने पूरी सपोर्ट की। एंड
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਸੋ ਫੈमिली ਦੀ पूरी सपोर्ट ਸੀਗੀ ਨਾਲ। एक तरफ सोनू सूद का स्टारडम, उनका मसीहा अवतार, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, मोगा की बड़ी सीट, लेकिन कोई भी रोड़ा राह में नहीं आया। आम आदमी पार्टी के बैनर तले एक मोगा की डॉक्टर ने आम लोगों का साथ पाकर ऐसी जीत हासिल की तो सभी सियासी दिग्गज देखते रह गए। आम आदमी पार्टी के एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर जसबीर संधू, अमृतसर पश्चिम के विधायक, 17 सालों से डॉक्टरी के पेशे में है। अब कहते हैं बीमार राजनीति का इलाज करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं, वो बीमार पेशेंट सी, ये बीमार राजनीति है। ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਧਾਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी में कई सियासी दिग्गजों के पांव उखड़ गए और उन्हें हराने वाले चेहरे किसी सूरमा के नहीं, किसी राजनीतिक घराने के नहीं, एक आम आदमी के, जो कल भीड़ का हिस्सा था लेकिन आज खास है। अपने खेतों में काम कर रही हैं ये हैं नरिंदर कौर भराज, संगरूर से आम आदमी पार्टी के विधायक, लेकिन इनकी पहचान इनके नाम से कहीं ज्यादा बड़ी है। संगरूर की पहली महिला विधायक, आम आदमी पार्टी की सबसे कम उम्र की विधायक, और सबसे बड़ी बात यह है कि नरिंदर कौर ने चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला को करारी मात दी है। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, तो जब पिछले 8 साल का जो मेरा राजनीतिक जो करियर रहा, जिसमें मैं लोगों के बीच में जाती रही हूँ, जितने भी संगरूर के जो मुद्दे थे उनको मैं हर जगह अपनी आवाज़, वहाँ पर लोगों की आवाज़ उठाती थी, तो लोगों के बीच रहती थी। और इस चुनाव में भी लोग चुनाव लड़े हैं और लोग ही जीते हैं, तो मैं तो लोगों के बीच जाती थी। इस बार की जो कैंपेन थी आपने भी देखी होगी कि लोग खुद सड़कों पे निकल के खुद रोड शो कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे, बड़े बड़े इकट्ठ हो रहे थे अपने आप। सो लोगों का साथ था, तो बड़ा छोटा जो लोग ही बड़े बनाते हैं और लोग ही छोटे बनाते हैं। सो लोगों का चुनाव था, लोगों ने खुद लड़ा है। नरिंदर कौर ने जब चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा था तब ये पंजाब की सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी थी। खुद की गाड़ी नहीं थी, पैसे नहीं थे, लिहाजा स्कूटी से घूमकर गांव-गांव में प्रचार करती थी। सामने थे कांग्रेस के दिग्गज, लेकिन नरिंदर कौर ने सियासत के सूरमा को चुनाव के दंगल में धूल चटा दी। नरिंदर कौर महज 18 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भगवंत मान के लिए पोलिंग बूथ एजेंट बनी थी। 2018 में मुखिया का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार गई थी। आम आदमी पार्टी के संगठन को खड़ा करने में भगवंत मान के साथ जुटी रही। जब केजरीवाल ने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा तो इनके सामने संसाधनों का अभाव था, न पैसे थे न पहुंच, लेकिन पहचान और खुद की मेहनत के दम पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस प्रत्याशी को 26,000 से ज्यादा वोटों से करारी मात दी। इसमें जितने भी खर्चे हुए हैं, चाहे वो फ्लैक्स के हैं, चाहे कोई मतलब कोई डीजल डलवाना है, पेट्रोल डलवाना है, तो सभी अपना खर्चा खुद करके खुद इलेक्शन में आते थे और अपना खाना पीना खा के अपने आप घर जाते थे। तो जितना भी कैंपेनिंग में हाँ कुछ भी इस्तेमाल हो रहा था, तो आपको अपने आप कोई मुझे साउंड की गाड़ी दे जाता था, कि कोई साउंड दे जाता था, साउंड सिस्टम दे जाता था, कोई 1000 झंडा दे जाता था, कोई 2000 बैनर दे जाता था। तो ऐसे करके लोगों ने अपने आप चुनाव लड़ा है। किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए। कोई काम कर रहा है तो उसने अपनी मजदूरी करते हुए, मैं वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने अपनी जो जेब की, जो उनकी ईमानदारी की कमाई है, उनमें से निकाल के 50 रुपये मुझे दे दिए कि बेटी जे मेरी ओर से तुम्हारे चुनाव में थोड़ा सा योगदान है। तो ऐसे लोगों ने अपने आप जो है इस इलेक्शन को जो लड़ा है। आज जो सफलता मिली है
ये नरिंदर के लिए पिछले 8 सालों की मेहनत का नतीजा है। किसान की बेटी है, पिता के साथ खेतों में काम करती है, जरूरत पड़ने पर गांव वालों की मदद के लिए तुरंत चल देती हैं। जब बड़ी पार्टियों की डर से गांव में हर किसी ने आम आदमी पार्टी का झंडा उठाने से मना कर दिया था, तब ये सबसे कम उम्र की बूथ एजेंट बनी, फिर विधायक। नरिंदर की इसी सफलता से घर वाले खुश हैं। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਮੇਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਤੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਲੱਸਣ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਲੱਗਦਾ ਤੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣੂ ਜਾਣੇ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ तक पहुंच जाओ, ਇੰਨਾ नहीं पता था। ये केवल किसी दल की आंधी का नतीजा नहीं हो सकता। ये आम आदमी के रूप में समाज के वो नायक हैं जो वक्त पड़ने पर किसी भी खास को मात देकर मिसाल कायम कर सकते हैं। मोगा से मनीष जिंदल, अमृतसर से अमित शर्मा, संगरूर से विक्की भुल्लर के साथ नवजोत कौर, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें हुई हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि 2022 में बड़े बड़े दिग्गज भी अपना किला बचा नहीं पाए। अब इसको चाहे जनता का गुस्सा कह लीजिए या आम आदमी पार्टी की हवा या वेव कह लीजिए, लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, जलालाबाद से सुखबीर बादल हो, पटियाला जो कि उनका अपना गढ़ था कैप्टन अमरिंदर सिंह का, चाहे वो हो, कहीं से भी कोई भी दिग्गज अपना किला बचा नहीं पाया। और इनको हराने वाले बहुत ही आम और साधारण से लोग हैं। अमृतसर, जहां पर बिक्रम मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की टफ फाइट थी, उस अमृतसर ईस्ट सीट से भी शायद किसी ने नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी की एक साधारण सी कार्यकर्ता जीत हासिल कर लेगी। आपको मिलवाते हैं इन्हीं दिग्गजों से। जब से पंजाब विधानसभा चुनाव का डंका बजा, तभी से अमृतसर ईस्ट हॉट सीट बनी हुई थी। वजह यह थी कि यहां से कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू को मैदान में उतारा था। नवजोत सिंह सिद्धू जीत का दम भरते हुए न सिर्फ बार बार ताल ठोक रहे थे, बल्कि चैलेंज भी कर रहे थे। सिद्धू के बार बार ललकारने पर अकाली दल ने अपने दिग्गज नेता बिक्रम मजीठिया को अमृतसर ईस्ट से उम्मीदवार बनाया। इस ऐलान के साथ ही सीट पर पारा तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन 10 मार्च को जो नतीजा सामने आया, उसने हर किसी को चौंका दिया। See, it's good. It's a good feeling, but then उससे ज़्यादा जो है ये लोगों की जीत है, सच्चाई की जीत है, आम आदमी की जीत है। सो हम हर अपने वोटर सपोर्टर को थैंक्स करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें मौका दिया, क्योंकि हम मौका ही मांग रहे थे, और जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस है दिल्ली में, उसको पंजाब में वेलकम किया है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब की जोड़ी को गले लगाया। जीवन जोत कौर जब चुनावी मैदान में उतरी तो उनका सामना राजनीति के 2 दिग्गजों से था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसे एक बड़ी अड़चन के तौर पर नहीं देखा, बल्कि इसे एक अवसर समझते हुए चुनाव प्रचार किया। जीवन जोत अपनी पार्टी के बातों को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही। इसका ही नतीजा रहा कि वो इस बार अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव जीतने में सफल रही, और वो भी वोटों के बड़े अंतर से। सिद्धू और मजीठिया के आगे भले ही उनका राजनीतिक कद छोटा नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि अगर लोगों तक अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाया जाए तो विधानसभा तक का रास्ता ज्यादा कठिन नहीं है। अब जीवन जोत खुद को एक अच्छा विधायक साबित करना चाहती हैं। शुरू से ही जब से पार्टी ज्वाइन की है, जैसे जैसे पार्टी ने जहाँ जहाँ जिम्मेवारी दी, ड्यूटी लगाई, वो तय दिल से निभाई है। सो अभी भी जैसे जैसे पार्टी का हुक्म होगा, जो पार्टी का फैसला होगा, वैसे वैसे वहीं पे हम तय दिल से ड्यूटी निभाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक अच्छा एमएलए बनना सबसे ज़रूरी है। भले ही जीवन जोत के पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, एक गैर राजनीतिक परिवार से आती हैं,
लेकिन जीवन ज्योत कौर पिछले 2 दशकों से सामाजिक कार्यों से लगी हुई हैं। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों को एक पार्टी के जरिए बढ़ाने का निर्णय लिया। यही वजह है कि उन्होंने आपका दामन थामा। दरअसल अपने सामाजिक कार्यों की वजह से अमृतसर में जीवन ज्योत कौर की पहचान पैड वुमन के तौर पर होती है। उन्हें ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि वो महिला कैदियों को पंजाब भर की जेलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराती हैं। जीवन ज्योत शी समाज की संस्थापक भी हैं। उनकी संस्था गरीब लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है और अब जीवन ज्योत बतौर विधायक लोगों की सेवा करना चाहती है। लोगों को बहुत सारे वादे किए हमने, ठीक है, कि प्रॉमिसेस फुलफिल किए जाएंगे। सो हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा वो यही रहेगा कि जो लोगों को वादे करके हम आज सत्ता में आए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जीवन ज्योत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्लम पुनर्वास के साथ महिला सशक्तिकरण पर बड़े पैमाने पर काम करना चाहती हैं और लोगों के भरोसे पर खरा उतरना ही उनका सबसे बड़ा मकसद है। कमलजीत संधो, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। सेक्टर 17 चंडीगढ़ में हम लोग मौजूद हैं और यहीं से आपको दिखा रहे हैं जीत गया भी जीत गया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से तैयार हैं सत्ता पर बैठने को। 2 दिन तक दिल्ली में डेरा जमाए रखा, लेकिन अब वापस लखनऊ लौट गए हैं और अब कवायद इस बात को लेकर है कि नई सरकार का गठन कैसे हो, किस किस को मंत्री पद दिया जाए और कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए। बहरहाल इन सब चर्चाओं के बीच पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह, जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह ही क्यों? इसके सियासी मायने क्या है, आइए समझते हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की सियासी बिसात ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर साबित कर दिया कि शाह की रणनीति का कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं। यूपी में मिले बम्पर बहुमत के बाद अब सरकार गठन की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। बीजेपी ने अमित शाह को यूपी का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यूपी में बीजेपी ने अमित शाह को पर्यवेक्षक की भूमिका भेजकर एक बड़ा कदम उठाया, जिसके खास सियासी मायने हैं। दरअसल अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की। यूपी में 37 साल का इतिहास बदला। बीजेपी की शानदार सफलता में मोदी और योगी की जोड़ी के साथ साथ अमित शाह की रणनीति की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। यूपी में मिली जीत के जरिए अब बीजेपी 2024 की सियासी पिच तैयार करना चाहती है। ऐसे में अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर योगी टीम का गठन करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाना होगा। यूपी में इस बार बीजेपी के सहयोगी दलों की सीटें बढ़ी हैं। ऐसे में उनका सत्ता में प्रतिनिधित्व कितना होगा, इसका भी फैसला होना है। निषाद पार्टी और अपना दल एस कोटे से कितने मंत्री बनेंगे और इस दलों में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसका फैसला भी अमित शाह को करना है। इसकी एक वजह यह भी मानी जा रही है कि अमित शाह के फैसलों पर सहयोगी दल विवाद की स्थिति में नहीं होंगे। अमित शाह विधानसभा के चुने हुए नए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसमें औपचारिक तौर पर विधानमंडल के नेताओं का चुनाव किया जाएगा। हालांकि यूपी में सीएम के लिए योगी आदित्यनाथ का नाम पहले से तय है। माना जा रहा है कि अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर कई ऐसे फैसले लेंगे जो चौंकाने वाले होंगे। माना यह भी जा रहा है कि यूपी में बड़े नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है, तो संगठन के कई नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पर्यवेक्षक के तौर पर यह फैसला अमित शाह लेंगे तो विरोध के सुर भी सामने नहीं आएंगे। कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे लाए जा सकते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उनका सियासी कद कम नहीं होने वाला है। अमित शाह का उनको आगे बढ़ाने में बहुत रोल रहा है और अब जब
अमित शाह खुद ऑब्जर्वर बन गए हैं, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का सियासी दखल बढ़ेगी और उनका कद कम होता नजर नहीं आता है। यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की 16 मार्च को राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। पर्यवेक्षक बनाए गए अमित शाह यूपी जाने से पहले मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन करेंगे। दावा किया जाता है कि पूर्वांचल में जनता के बीच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने और पिछली सरकारों में पूर्वांचल में माफिया राज और आतंकवाद पर मैराथन बैठक कर अमित शाह ने चक्रव्यूह रचना की। पूर्वांचल में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने जो खास रणनीति तैयार की, उसमें काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या मंदिर और मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर को जनता के बीच ले जाना था। साथ ही पूर्वांचल की सभी सीटों पर एसपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन की काट निकालने की भी रणनीति बनाई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2022 के यूपी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए समाजवादी पार्टी ने जाति आधारित चक्रव्यूह की रचना की थी। समाजवादी पार्टी ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में जाति आधारित क्षेत्रीय दलों से गठबंधन भी किया। एसपी को अनुमान था कि वो जाति आधारित चक्रव्यूह में पूरी बीजेपी को फंसा लेगी, लेकिन अमित शाह ने ऐसा दांव चला कि अखिलेश यादव के मंसूबे पर पानी फिर गया। अखिलेश यादव के जाति समीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अमित शाह ने दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती पर सॉफ्ट कॉर्नर का दांव चला। अमित शाह चुनाव प्रचार और इंटरव्यू में कहते नजर आए कि मायावती अपनी यूपी की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट है और बनी रहेंगी। यही शाह का सबसे बड़ा दांव कहा गया। वहीं अमित शाह ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया। साथ ही कह दिया कि जयंत चौधरी अच्छे नेता हैं, लेकिन गलत गठबंधन में। अमित शाह के इस बयान से जाट वोटरों में कंफ्यूजन पैदा हो गया। अमित शाह ने एक सीट के लिए खास रणनीति तैयार की थी, जिसकी काट विपक्ष नहीं ढूंढ पाई। अब शाह नए फार्मूले और नई रणनीति के साथ मिशन 2024 में जुट गए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शाह का मास्टर प्लान क्या मिशन 2024 में हिट हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं जीत गया भाई जीत गया सेक्टर 17 चंडीगढ़ से। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। चलिए बात होली की कर लेते हैं। होली में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और जाहिर सी बात है कि जीती हुई पार्टियां इस वक्त जमकर जीत का जश्न मना रही हैं और होली के रंगों में भी वो जश्न जरूर दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, जहां पर होली के रंगों की खूब बिक्री हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इस बार पिचकारियां बहुत खास हैं। यूपी में इस बार योगी और मोदी ब्रांड की पिचकारियां भी खूब बिक रही हैं। होली के गीत फिजा में गूंज रहे हैं। रंग गुलाल हवा में उड़ रहे हैं। होली का उल्लास पूरे देश पर छा रहा है। रंग राग के इस त्योहार में इस बार सियासत का रंग भी खूब खुल रहा है। अपनी चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि इस बार 10 मार्च से ही होली मननी शुरू हो जाएगी। होली आने में अभी चंद दिन बाकी है, लेकिन इस बार होली के रंगों में सियासत का रंग पूरी तरह घुल चुका है और इसने होली के रंगों को और गाढ़ा कर दिया है। होली के रंग गुलाल और पिचकारियों से बाजार अटे पड़े हैं। होली का हर्षोल्लास और मस्ती देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रही है। कान्हा की ब्रजभूमि तो पूरी तरह होली के रंगों में डूब चुकी है। ब्रजभूमि हो या फिर यूपी का कोई दूसरा शहर, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की रंगत हर तरफ दिखाई दे रही है।
ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। इस बार होली में यहाँ बुलडोजर रंग की खूब डिमांड है। इस बॉक्स को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा यहाँ किस कदर होली पर सियासत का रंग चढ़ चुका है। इस बॉक्स पर बुलडोजर आपको नजर आएगा, वो बुलडोजर जो यूपी के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का ब्रांड बन गया। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो चुके योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी यहाँ आपको दिखेगी। चुनाव में कैसे बुलडोजर साइकिल पर भारी पड़ा, ये भी इसमें है। होली का ये सियासी रंग लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। बुलडोजर भगवा पिचकारी यहाँ ट्रेंड कर रही है। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का इस समय बोलबाला है और बहुमत से उन्होंने विजय प्राप्त की है। उस तरह मार्केट में भी इस बार ये बुलडोजर भगवा होली नई पिचकारी ट्रेंडिंग है और बच्चों के साथ में शॉपिंग करने आई, मुझे भी ये नई चीज़ दिखी, बच्चे यही लेने को कह रहे हैं। ये पूरी होली बुलडोजर बाबा के इशारे पे चलेगी, अबीर चलेगा, गुलाल चलेगा, रंग चलेगा, हर तरीके की मस्ती चलेगी, भावकाल होगा, सलोथरों की चांदी होगी और बाबा योगी का बुलडोजर का चमकता हुआ होली का त्योहार भी होगा। रंगों के इस बॉक्स पर अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। वैसे मौका होली का है तो सब यही कह रहे हैं, बुरा न मानो होली है। इस सियासी रंग की डिमांड से दुकानदार भी गदगद हैं। बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है इस पर। मरतबा चुनाव के माहौल के बाद लोगों में एक लहर सी जाग रखती है, कुछ ऐसी चीज़ें मिले और होली बहुत ज़बरदस्त हो रही है। भगवा कलर की होली है, बहुत अच्छी बुलडोजर रंग बिक रहे हैं और बुलडोजर रंग एक ऐसा नाम दिया है, एक प्रचलित नाम था। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर 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 कह करके चुनाव को जीता गया। और अब ये तस्वीर देखिए, मेरठ की है तस्वीर। यहाँ भी लोग जमकर होली की खरीदारी कर रहे हैं। होली के सामानों से बाजार पटे हुए हैं। मेरठ में भी माहौल योगी और मोदी में नजर आ रहा है। यूपी में बीजेपी की जीत के नायक योगी और मोदी का रंग होली के रंगों में मिल चुका है। इस बार होली में यहाँ मोदी के मुखौटों की खूब डिमांड है। लोग हाथों हाथ इस मुखौटे को ले रहे हैं। बिक्री हो रही है तो दुकानदार के चेहरे की रंगत भी बढ़ गई है। किस चीज की डिमांड ज्यादा रहती है? अगर फेस की बात करें, फेस चेहरे की बात करें तो सबसे ज्यादा मोदी जी का चेहरा। चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद बीजेपी नेताओं ने रंग गुलाल के साथ जीत का जश्न मनाया था। अब यूपी में लोगों पर भी सियासी रंग चढ़ा हुआ है। वैसे ये माहौल केवल यूपी में ही नहीं है, राजस्थान के पाली में भी होली मोदी में और योगी में दिखाई दे रही है। यहाँ भी रंग और पिचकारी की दुकानों पर मोदी और योगी की तस्वीर वाली पिचकारियों की खूब डिमांड है। जैसे जैसे होली करीब आ रही है, उसके रंग और उमंग लोगों को जोश से भर रहे हैं और रंगों के इस त्योहार में इस बार सियासत का रंग भी खूब उड़ाया जा रहा है और चुटकियां भी खूब ली जा रही हैं। भावना एक ही है, बुरा न मानो होली है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।